अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम को। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम को डिफाइन इस तरह से करते हैं, एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड अटैच विद अ बॉब एट द अदर एंड। ये एक स्ट्रिंग है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा। इसकी एक साइड जो है ना वो फिक्स है और दूसरी साइड पे एक बॉब अटैच है। इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L है और इसकी अपर साइड फिक्स सपोर्ट से फिक्स है और लोअर साइड पे एक बॉब है। जब हम इस बॉडी को मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर आएंगे तो उस वक्त जो है यहाँ पर इसका वेट जो है mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अगर हम इसके वेट mg के कंपोनेंट बनाएं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। हमारे पास पहली बात तो ये है कि ये जो वेक्टर हमने ड्रा किया है वो इसकी लेंथ के पैरेलल है और ये जो वेक्टर हमने ड्रा किया है वो परपेंडिकुलर है। और याद रखें, एंगल के सामने हमेशा साइन कंपोनेंट होता है और एंगल के साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। अगर ये mg हो, ये थीटा हो, ये थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये इसके और इसके दरमियान में एंगल थीटा होगा तो इसके और इसके दरमियान में भी सेम एंगल थीटा होगा। और थीटा के सामने हमेशा, अगर ये हाइपोटेनस जो है वो mg हो तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा mg का साइन कंपोनेंट होगा और एंगल के साथ वाली साइड हमेशा mg का कॉस कंपोनेंट होगा। अब देखें, जब हम बॉडी को मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर आएंगे तो कौन सी फोर्स इसको वापस लेकर जाएगी? जाहिर है जो हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स होगी, यानी कि mg का जो साइन कंपोनेंट होगा एक्चुअली इसको एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेकर जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसी कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो F जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। माइनस क्यों डाला? क्योंकि हम बॉडी को मीन से एक्सट्रीम की तरफ लाते हैं जबकि रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले जाती है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस आएगा और ये mg का साइन कंपोनेंट यानी कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वाली फोर्स जो है वो इसको वापस ले जाएगी। वेट का ये कंपोनेंट है, ये mg साइन थीटा वेट का वो कंपोनेंट है जो इसको वापस ले जाएगा क्योंकि ये b वाला पॉइंट a वाले पॉइंट से ज्यादा हाइट पर है। तो जाहिर है इसको पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वापस जाएगा। थीटा इज द अगर थीटा जो है यहाँ पर स्मॉल होगा, अगर थीटा यहाँ पर स्मॉल हो देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा को तकरीबन थीटा के बराबर लिखेंगे कब? जब थीटा स्मॉल होगा। तो साइन थीटा की जगह हम पुट कर देंगे थीटा। फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma। अब ये भी रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है, ये उसी फोर्स की अदर रिप्रेजेंटेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक ही फोर्स की दो फॉर्म है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद ma इज इक्वल टू माइनस mg थीटा बन जाएगा। दोनों साइडों पे m जो है वो m से कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस जी थीटा के। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास थीटा का एक और फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ एल के। देखें ये फार्मूला हमारे पास वही है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के शुरू में पढ़ा था। हमारे पास अगर ये इस तरह से सर्कल हो, अगर कोई बॉडी इस पोजीशन से मूव करके यहां पर आ जाए, ये हमारे पास कर्व लाइन है। अगर हम इस कर्व लाइन यानी कि आर को डिवाइड कर दें इसके रेडियस पे तो ये हमारे पास यहां पर बनने वाले एंगल थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो रेडियस की जगह हमने लेंथ को लिखा है आर के बी। ये वाली कर्व लाइन है जो ए से बी तक है, तो आर के बी डिवाइडेड बाय एल जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। अब है तो ये कर्व लाइन ए से बी तक, लेकिन स्मॉल एंगल पे, अगर जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया कि एंगल स्मॉल होगा, स्मॉल एंगल पे ये इस स्ट्रेट लाइन एक्स के बराबर होगी। ये कर्व लाइन हमारे पास एस है और जबकि ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक्स है, तो हम लोग इस कर्व लाइन को स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर देंगे एक्स से, क्योंकि ये तकरीबन दोनों एक जैसी हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा एक्स ओवर एल के। तो थीटा की वैल्यू एक्स ओवर एल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट करना है। इसको जब हम इसको पुट करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा माइनस जी एक्स ओवर एल के। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और उसमें हमने फार्मूला पढ़ा था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये भी एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है। एक्सेलरेशन की दूसरी फॉर्म ये है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पहले डिस्कस की थी। दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल के। माइनस दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक एक्स भी एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जी ओवर एल के इक्वल हो जाएगा और दोनों साइड को रूट लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल के।
तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा। अब हम लोग टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे बनाएंगे? टाइम पीरियड टी बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। तो ओमेगा की ये वाली वैल्यू जो है वो एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है। तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा के। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी ओवर एल, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो टी इक्वल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फाइनल फार्मूला बन जाएगा। अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंडेंट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है। ये यहां पर कहीं पर भी मास पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि ये जो सिंपल पेंडुलम है जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है, इसकी वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है इसकी लेंथ पे भी डिपेंडेंट है और इसके बाद जो है वो इसकी ग्रेविटी यानी कि जमीन की ग्रेविटी पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर बॉब का जो मैस है उस पर ये डिपेंडेंट नहीं है। बॉब का मैस ज़्यादा हो या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये टाइम पीरियड जो है एक वाइब्रेशन का सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मैस, तो ये मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।